नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास के सूत्रों के अनुसार 4 अहम मंत्रालय के नाम तय हो गए हैं। ओम प्रकाश सरियाल को गृह मंत्री, रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री, कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्री और बालानंद शर्मा को रक्षा मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। बाकी पदों पर चर्चा बाद में होगी। सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह आज 15 सितंबर को हो सकता है। इसके साथ ही नेपाल की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं पूर्व क्रिकेट कप्तान पारस खड़का को युवा और खेलकूद मंत्री और उद्योगपति असीम मानसिंह बस्नेत को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और यातायात मंत्री बनाए जाने की संभावना है। गौरतलब है कि सुशीला कार्की ने 12 सितंबर को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उनसे पहले पीएम केपी शर्मा ओली को भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जेएनजी प्रदर्शनकारियों की मांग मानते हुए संसद भंग कर दी और मार्च 2026 तक चुनाव कराने का ऐलान किया। सुशीला कार्की ने कैबिनेट में ऐसे चेहरों को जगह दी है जिनकी छवि साफ सुथरी और विशेषज्ञता से भरी है। ओम प्रकाश सरियाल गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के वकील, भ्रष्टाचार और नागरिक अधिकारों पर 50 से ज्यादा याचिकाएं दायर की। रामेश्वर खनाल वित्त मंत्री, पूर्व वित्त सचिव, आर्थिक सुधार और विदेशी निवेश के पैरोकार। कुलमान घिसिंग ऊर्जा मंत्री, लोड शेडिंग खत्म करने वाले एनईए के पूर्व प्रमुख, भारत नेपाल बिजली समझौते के सूत्रधार। बालानंद शर्मा रक्षा मंत्री, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, माओवादी लड़ाकों के सेना में समायोजन में अहम भूमिका। पारस खड़का खेलकूद मंत्री, क्रिकेटर, युवाओं के प्रिय, जेएनजी आंदोलन की झलक। असीम मानसिंह बस्नेत इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री, टेक उद्यमी, पठाओ ऐप के संस्थापक, नेपाल के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की क्षमता। बॉलीवुड एक्ट्रेस अपने दोस्तों के साथ ट्रेन से सफर करने के लिए निकली। अभिनेत्री साड़ी में थी, ट्रेन रुकी, सभी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में जुट गए। अभिनेत्री भी ट्रेन में चढ़ गई, लेकिन उनके दोस्त पीछे छूट गए। ट्रेन चल पड़ी। दोस्तों को छूट जाने के डर से एक्ट्रेस चलती ट्रेन से कूद गई। इस दौरान अभिनेत्री को गंभीर चोटें आई है। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। अभिनेत्री रागिनी एमएमएस रिटर्न्स और प्यार का पंचनामा 2 जैसे फिल्मों में नजर आ चुकी एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा हाल ही में एक बड़े हादसे का शिकार हो गई। घटना की जानकारी खुद करिश्मा ने सोशल मीडिया पर साझा की है। करिश्मा ने बताया कि वह मुंबई की लोकल ट्रेन से चर्च गेट जा रही थी। इस दौरान उन्होंने साड़ी पहनकर ट्रेन पकड़ने का फैसला किया। जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन की रफ्तार तेज हो गई और उनके दोस्त ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। इस डर से कि दोस्त छूट जाएंगे, एक्ट्रेस चलती ट्रेन से कूद गई। गिरने के दौरान उनकी पीठ और सिर पर गंभीर चोटें आई है। घटना 13 सितंबर की है। फिलहाल करिश्मा अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टरों ने उनका एमआरआई कराने और एक दिन निगरानी में रखने की सलाह दी है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में एक्ट्रेस ने लिखा कि मेरी पीठ और सिर पे चोट लगी है, सिर सूज गया है और शरीर पर चोट के निशान है। मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूत बनी हुई हूँ। कृपया मेरे जल्दी ठीक होने की दुआ करें। करिश्मा के एक करीबी दोस्त ने भी अस्पताल से उनकी तस्वीर शेयर की और लिखा कि यकीन नहीं हो रहा कि ये हुआ है। मेरी दोस्त ट्रेन से गिर गई और उसे कुछ भी याद नहीं है। हमने उसे जमीन पर पड़ा पाया और तुरंत अस्पताल लाए। डॉक्टर अभी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। जल्दी ठीक हो जाओ बेब। करिश्मा शर्मा अपने अब तक के करियर में कई वेब सीरीज और फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभा चुकी है। उनके अचानक हुए इस हादसे की खबर से फैंस काफी चिंतित है और सोशल मीडिया पर उनकी जल्दी स्वस्थ होने की दुआएं कर रहे हैं। जीएसटी कम हुआ, लेकिन ग्राहकों को एमआरपी में राहत नहीं। वजह जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन क्या है वजह, चलिए हम आपको बताते हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि हालिया जीएसटी कटौती का लाभ सीधा खुदरे कीमतों में नहीं दिखाया जाएगा। भारतीय उपभोक्ता 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के फिक्स्ड बैंड के आदी है, इसलिए कीमत कम करना असामान्य लगेगा। कंपनियां एमआरपी जस की तस रखते हुए पैक का आकार बढ़ाएगी। उदाहरण के लिए 20 रुपए के बिस्कुट पैक का वजन बढ़ाया जाएगा, जिससे उपभोक्ता को अधिक मात्रा मिलेगी। बीकाजी फूड्स के सीएफओ ऋषभ जैन ने बताया कि आवेग पैक में ग्रामेज बढ़ाकर लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाया जाएगा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों का यह कदम खपत बढ़ाने और मूल्य स्थिर रखने के साथ साथ छोटे सिक्कों के लेन देन की जटिलताओं से बचने की रणनीति है। बीसीजी के नमित पुरीत के अनुसार कीमतों में मामूली बदलाव के साथ 5 रुपए
और 10 रुपए पैक में अधिक मात्रा दी जाएगी। 56वीं जीएसटी परिषद ने अधिकांश दैनिक उपयोग की वस्तुओं को 12% 18% से घटाकर 5% स्लैब में लाने की मंजूरी दी है। नई संरचना में 18% की मानक दर, 5% की मेरिट दर और कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% डीमेरिट दर लागू होगी। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एफएमसीजी कंपनियां अनजाने डाबर मुनाफाखोरी नहीं करेगी और पैक साइज बढ़ाने का यह उपाय उपभोक्ता राहत और ब्रांड मूल्य स्थिरता दोनों सुनिश्चित करेगा। बिहार की सियासत में एक बार फिर खाकी और सिक्योरिटी सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। मुजफ्फरपुर से निकलकर पूरे बिहार की सियासत को हिला देने वाली खबर आई है। राजद नेता और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक उजागर हुई है। घटना उस समय घटी जब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर में सवार होने ही वाले थे। शनिवार को मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में आरजेडी नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई। तेजस्वी यादव यहाँ एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उससे पहले उन्होंने कांटी प्रखंड कार्यालय परिसर में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। भीड़ उमड़ी हुई थी, नारों का शोर था और कार्यक्रम खत्म होने के बाद तेजस्वी अपने हेलीकॉप्टर से रवाना होने वाले थे। इसी दौरान ऐसा मंजर सामने आया जिसने सिक्योरिटी के दावों की पोल खोल दी। जब तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर के पास खड़े थे तभी अचानक एक युवक दौड़ता हुआ आया, उनके करीब आया और सीधे उनके पैरों में लेट गया। हैरानी की बात यह रही कि उस वक्त तेजस्वी यादव वहां लगभग अकेले खड़े थे और सिक्योरिटी घेरा नजर ही नहीं आ रहा था। तेजस्वी खुद भी इस अचानक हुए वाकये से चौंक गए। कुछ सेकंड तक सुरक्षा कर्मी नदारद रहे। बाद में दूर खड़े जवानों ने हालात भांपे और भागकर पहुंचे। उन्होंने फौरन तेजस्वी को घेरे में लिया और युवक को काबू कर लिया। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि Z+ सुरक्षा वाले नेता तक कोई आम शख्स इतनी आसानी से कैसे पहुंच गया। अगर युवक के इरादे खतरनाक होते तो क्या नतीजा होता। क्या बिहार पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसियां ऐसे हाई प्रोफाइल नेताओं की सुरक्षा में लापरवाह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवक की पहचान सारिफुल इस्लाम के तौर पर हुई है। उसे तुरंत पकड़ लिया गया और पूछताछ के लिए ले जाया गया। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह सिर्फ तेजस्वी यादव से मिलने की कोशिश कर रहा था, कोई शिकवा शिकायत थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश। यह पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव की सुरक्षा में सेंध लगी हो। इससे पहले भी कई बार उनकी सिक्योरिटी पर सवाल उठ चुके हैं। अपराध की भाषा में कहे तो यह महज लापरवाही का केस नहीं बल्कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का ओपन मर्डर है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस घटना के बाद सरकार और पुलिस महकमा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम उठाएगा या फिर इसे महज एक वीडियो वायरल कांड बनाकर फाइलों में दबा दिया जाएगा। सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों में से एक तेजस्वी यादव की सिक्योरिटी कितनी सेफ है। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया के साथ जुड़े रहे। हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो 102 एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मियों का मानदेय 320 रुपए से बढ़कर 540 रुपए कर दिया जाएगा। साथ ही महंगाई दर के अनुसार समय समय पर इसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। तेजस्वी यादव ने रविवार को राष्ट्रीय जनता दल चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित डॉक्टर संवाद कार्यक्रम में कहा कि सरकार बनने पर डॉक्टरों को नियमित रूप से वेतन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य मरीज और डॉक्टर के बीच आत्मीय संबंध को और मजबूत करना है ताकि इलाज की गुणवत्ता में सुधार हो सके। तेजस्वी यादव ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सत्ता में बैठे लोग बिना वजन और इच्छा शक्ति के सरकार चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी 17 महीने की सरकार के दौरान बनाए गए पब्लिक हेल्थ कैडर को मौजूदा सरकार ने रोक दिया है। साथ ही 1.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की योजना को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सोच है कि डॉक्टरों को सम्मान मिले, लेकिन इसके साथ ही डॉक्टरों को भी यह ध्यान रखना होगा कि मरीजों का भी सम्मान हो और उन्हें बेहतर इलाज मिले। उन्होंने चेतावनी दी कि सरकार आने पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो गरीब और आम जनता का सही तरीके से इलाज नहीं करते। तेजस्वी यादव इससे पहले भी कई चुनावी वादे कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो
माई बहन योजना के तहत बिहार की महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का वादा भी किया गया था। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि उनकी घोषणाओं की नकल मौजूदा सरकार करती है। बिहार के नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। नरेंद्र मोदी आज यानी 15 सितंबर को बिहार के पूर्णिया आ रहे हैं। इस दौरान वहां कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसमें हवाई अड्डा, रेलवे, ऊर्जा, सिंचाई, कृषि और आवास से जुड़ी प्रमुख योजनाएं शामिल है। आइए जानते हैं कि उनका पूरा कार्यक्रम क्या होगा और वह किन योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ करेंगे। इस बोर्ड के गठन से मखाना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, नई तकनीक का विकास होगा और किसानों को बेहतर बाजार और निर्यात की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। बिहार देश में कुल मखाना उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा अकेले करता है। मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज और अररिया जैसे जिले मखाना उत्पादन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। बोर्ड की स्थापना से न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में मखाना उद्योग को नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट के नए सिविल एनक्लेव के इंटीरिम टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इस टर्मिनल से यात्रियों की सुविधा बढ़ेगी और उत्तर पूर्व बिहार के लोगों को हवाई यात्रा का बेहतर विकल्प मिलेगा। पूर्णिया से प्रधानमंत्री लगभग 36,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इनमें ऊर्जा, सिंचाई, रेलवे, कृषि और आवास से जुड़ी योजनाएं शामिल है। भागलपुर जिले के पीरपैंती में प्रधानमंत्री 3x 800 मेगावाट क्षमता वाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। यह बिहार का अब तक का सबसे बड़ा निजी निवेश होगा, जिसकी लागत करीब 25,000 करोड़ रुपए है। यह परियोजना अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल लो एमिशन तकनीक पर आधारित होगी और बिहार की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। प्रधानमंत्री कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले चरण की आधारशिला भी रखेंगे। यह परियोजना 2680 करोड़ रुपए की लागत से पूरी होगी। इसके तहत नहर की सफाई, क्षतिग्रस्त संरचनाओं का पुनः निर्माण और सेटलिंग बेसिन का नवीनीकरण किया जाएगा। इससे नहर की डिस्चार्ज क्षमता 15,000 से बढ़ाकर 20,000 क्यूसेक कर दी जाएगी। यह योजना उत्तर पूर्व बिहार के कई जिलों में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और खेती को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री रेलवे क्षेत्र में भी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। वे विक्रमशिला से कटोरिया तक नई रेल लाइन का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 2170 करोड़ रुपए है। यह रेल लाइन गंगा नदी पर सीधा कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही अररिया, गलगलिया, ठाकुरगंज नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे, जिसकी लागत 4,410 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री कई नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें अररिया गलगलिया सेक्शन में नई ट्रेन, जोगबनी दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सहरसा छेहटा अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस और जोगबनी ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस शामिल है। इन ट्रेनों से बिहार के कई जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों में आधुनिक सुविधाएं और तेज रफ्तार होगी, जिससे यात्रियों को आराम और समय की बचत मिलेगी। पूर्णिया में प्रधानमंत्री सेक्स सॉर्टेड सीमेंट फैसिलिटी का उद्घाटन करेंगे। यह पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक सुविधा होगी, जो हर साल 5 लाख डोज तैयार करने में सक्षम है। इस तकनीक से मवेशियों में मादा बछिया पैदा होने की संभावना बढ़ेगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों की आमदनी में सुधार होगा। प्रधानमंत्री 35,000 ग्रामीण लाभार्थियों और 5,920 शहरी लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के तहत घर सौंपेंगे। साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लगभग 500 करोड़ रुपए की सामुदायिक निवेश निधि क्लस्टर लेवल की महिला समूहों को दी जाएगी। इससे महिला समूहों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और स्थानीय लेवल पर आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। अगर आप इंस्टाग्राम पर दिन भर में कई स्टोरी पोस्ट करते हैं और सोचते हैं कि इससे आपकी रीच कम हो जाती है, तो आपके लिए खुशखबरी है। इंस्टाग्राम ने आधिकारिक तौर पर यह साफ किया है कि उसने उस बग को ठीक कर दिया है, जिसकी वजह से ज्यादा स्टोरी डालने वाले यूजर्स की पहुंच घट रही थी। इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी ने एक वीडियो के जरिए बताया कि
यूजर्स लगातार शिकायत कर रहे थे कि एक दिन में ज्यादा स्टोरी डालने पर उनकी रीच घट जाती है। उन्होंने कहा कि यह कोई जानबूझकर किया गया कदम नहीं था, बल्कि एक तकनीकी गड़बड़ी थी। अब इसे ठीक कर दिया गया है और जितनी चाहे उतनी स्टोरी डालने पर आपकी रीच सीमित नहीं होगी। मोसेरी ने यह भी स्पष्ट किया कि बग हटाने का मतलब यह नहीं है कि आपके सभी फॉलोवर्स हर स्टोरी देखेंगे। अगर कोई यूजर बहुत ज्यादा स्टोरी डालता है तो कई बार फॉलोवर्स थक कर उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। यानी यह आपके कंटेंट और फॉलोवर्स की रुचि पर भी निर्भर करेगा। थ्रेड्स पर एक यूजर ने दावा किया है कि यह बग करीब 6 महीने से क्रिएटर्स को परेशान कर रहा था। इसका मतलब है कि इस दौरान करोड़ों यूजर्स की स्टोरीज की रीच अनजाने में ही कम हो रही थी, जिससे व्यू काउंट पर भी बड़ा असर पड़ा। खास तौर पर उन क्रिएटर्स को नुकसान हुआ जो ब्रांड डील्स और प्रमोशन के जरिए कमाई करते हैं। गौरतलब है कि इंस्टाग्राम सीधे तौर पर व्यूज के पैसे नहीं देता, बल्कि क्रिएटर्स को स्पॉन्सरशिप, ब्रांड कोलैबोरेशन, प्रोडक्ट प्रमोशन और एफिलिएट मार्केटिंग जैसे तरीकों से आय होती है। ऐसे में स्टोरी की रीच घटने का मतलब उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ना था। पिछले कुछ महीनों में इंस्टाग्राम कई नए फीचर्स पेश कर चुका है। हाल ही में कंपनी ने करीब 1 दशक बाद आईपैड के लिए ऐप लॉन्च किया है और यूट्यूब जैसी पिक्चर इन पिक्चर मोड पर भी काम कर रही है, जिससे रील्स को फ्लोटिंग विंडो में देखा जा सके। मनोज भाऊ की पुस्तक भोजपुरी सिनेमा के संसार का बीएचयू में भव्य लोकार्पण। काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू के भोजपुरी अध्ययन केंद्र में शनिवार को आयोजित किताब की बात श्रृंखला के अंतर्गत सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि और शोधकर्ता मनोज भाऊ की चर्चित पुस्तक भोजपुरी सिनेमा के संसार का लोकार्पण समारोह केंद्र के राहुल सभागार में भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह अवसर न केवल भोजपुरी साहित्य और सिनेमा प्रेमियों के लिए विशेष रहा, बल्कि अकादमिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी ऐतिहासिक माना जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रभाकर सिंह के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने पुस्तक को भोजपुरी भाषा और सिनेमा के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। इस पुस्तक का प्रकाशन मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली द्वारा किया गया है। यह पुस्तक भोजपुरी सिनेमा के इतिहास, विकास और सामाजिक प्रभाव पर आधारित पहली शोध परक कृति मानी जा रही है, जिसे पूरी तरह भोजपुरी भाषा में लिखा गया है। पुस्तक पर टिप्पणी करते हुए प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर धीरेन्द्र कुमार राय ने कहा, यह पुस्तक केवल सिनेमा के इतिहास का दस्तावेज नहीं, बल्कि भोजपुरी समाज और लोक जीवन और संस्कृति का जीवंत प्रतिबिंब है। यह कृति बताती है कि किस प्रकार भोजपुरी सिनेमा ने संघर्ष करते हुए अपनी पहचान बनाई और आज वैश्विक मंच पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। लेखकीय वक्तव्य में मनोज भावुक ने अपनी रचना यात्रा साझा करते हुए कहा, भोजपुरी सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक चेतना, लोक परंपरा और संघर्षशील आत्मा का आईना है। यह पुस्तक मेरी 3 दशक की मेहनत, शोध और साधना का परिणाम है। विश्व मोली ने आभार ज्ञापन करते हुए कहा, यह कृति आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक और अकादमिक धरोहर बनकर सामने आएगी। भोजपुरी साहित्य और सिनेमा को एक साथ जोड़ने का प्रयास इस पुस्तक के माध्यम से सफल हुआ है। कार्यक्रम का संचालन शोध छात्रा शिवांगी सिंह ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक, शोधार्थी और साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। भोजपुरी सिनेमा के संसार पुस्तक न केवल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अतीत और वर्तमान को दर्शाती है, बल्कि यह इस भाषा में सिनेमा लेखन की गंभीरता और संभावनाओं की ओर भी संकेत करती है। बीएचयू का यह आयोजन भोजपुरी भाषा और संस्कृति को एक नई दिशा देने वाला साबित हुआ। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया के साथ जुड़े रहे। हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि यह टैरिफ भारत के बढ़ते प्रभाव के डर का नतीजा है। भागवत ने कहा, दुनिया में लोगों को डर लगता है भारत बड़ा होगा तो हमारा क्या होगा, तो लगाओ टैरिफ, डर लगता है उनको। उन्होंने आगे कहा कि हमें चाहिए, मुझे चाहिए, यही व्यक्ति के झगड़े से राष्ट्र झगड़े का कारण होता है। भागवत ने जोर देकर कहा कि दुनिया को आज समाधान चाहिए और भारत ही पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है। उन्होंने भारत के लोगों की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ लोग अभाव में भी खुश रहते हैं और हालात बदलेंगे तो बदलेंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने 2025 में भारत पर रिकॉर्ड स्तर के टैरिफ लगाए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें
रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के तहत लागू किया है। पहली बार जुलाई 2025 में यह टैरिफ लगाया गया था, जो 1 अगस्त से प्रभावी हुआ। उस समय अमेरिका ने कारण बताया कि भारत के ऊंचे टैरिफ और व्यापार घाटे का जवाब देना जरूरी है। इसके बाद अगस्त 2025 में ट्रंप प्रशासन ने दूसरा टैरिफ लगाया, ये कहते हुए कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इससे यूक्रेन युद्ध को फंड मिल रहा है। इन दोनों फैसलों के बाद अमेरिका ने भारतीय निर्यातों पर टैरिफ की दर 50% तक पहुंच गई है, जो अमेरिका के किसी भी बड़े व्यापारिक साझेदार पर लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ है। 26 भारतीयों की जान ज्यादा कीमती या फिर पैसा? इंडिया वर्सेज पाक मैच को लेकर बीजेपी पर भड़के ओवैसी। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का मुकाबला होना है। इसे लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि मैं असम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना बंद करने की ताकत नहीं है? ये वही पाकिस्तान है जिसने पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर गोली मार दी थी। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आप अभी भी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आपकी अपनी बेटी मर जाती और उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी होती तो क्या आप तब भी क्रिकेट खेलते? ओवैसी ने कहा कि रविवार को एक क्रिकेट मैच खेला जाएगा, इससे कितना पैसा आएगा, 600 या 700 करोड़? ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या आप भाजपा के नेता देशभक्ति की बात करेंगे? उन्होंने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि जब आपने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते, तो आज आप किस चीज को अधिक महत्व दे रहे हैं, 26 भारतीय नागरिकों की जान को या फिर पैसे को? इस दौरान ओवैसी ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं कि वो नोटिस भेजकर लोगों को बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा कि हम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन आपके सामने कभी सिर नहीं झुकाएंगे, हम अपनी इज्जत नहीं बेचेंगे। बता दें कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इसी बीच BCCI सचिव देवजीत सैकिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रविवार को होने वाले मैच के लिए बतौर BCCI सचिव हम अपनी टीम को शुभकामनाएं देते हैं। हमें भरोसा है कि खिलाड़ी जीत के लिए पूरी ताकत से उतरेंगे और यह उन घटनाओं का करारा जवाब होगा जिन्हें हम ज्यादा याद नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि भारत को भले ही ऐसे देश के साथ खेलना पड़ रहा है जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, लेकिन बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में खेलना भारत सरकार की नीति है। इसी वजह से हम इन मैचों से इनकार नहीं कर सकते।